जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अबुआ झारखंड जामताड़ा वाले में, जहां आप सभी लोग मेरे साथ जेपीएससी पीटी और साथ ही साथ जेएसएससी के अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग जेपीएससी पीटी के जो पेपर 1 होते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चनों का ये संग्रह है। 100 क्वेश्चन यहाँ पर भी है। तो इसको जितना से जितना जल्दी हो सके हम लोग ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? और जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगा वहाँ मैं दूँगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज जो इसमें जो पहला सेट जो है दोस्तों, वो आपका सेक्शन वाइज़ बाँटा हुआ है। ओके, सिलेबस के तरीके से। यहाँ पर जैसे झार भारत का इतिहास से 15 क्वेश्चन आने होते हैं, जिसमें आपका एंशिएंट हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, मेडिवल से 5 क्वेश्चन और आपका मॉडर्न से 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, शुरू करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक फनी किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वेदिक काल के समय का क्वेश्चन है ये। उसमें लिख रहा है पनी एक वर्ग है, वो किसके नागरिक थे? पहला है पुरोहित, दूसरा है लोहार, तीसरा है स्वर्णकार और चौथा है व्यापारी। ओके, तो पनी यहाँ पर कौन थे ये आपको बताना है। इसको क्या मैं बड़ा कर दूं? दिखाई नहीं दे रहा है आप लोग को? ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर 1 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, है ना? व्यापारी थे। ये पनी किस वर्ग के नागरिक थे? व्यापारी लोग थे। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है आपको। सबसे पहले दिया है, देखिए यहाँ पर सूची 1 में धर्मों का नाम दिया है, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। दूसरी तरफ उसका जो मुख्य स्थान है, हेडक्वार्टर समझ लीजिए, वो दिया है मदीना है, वेटिकन है, पावापुरी है, वाराणसी है। तो अगर इस तरीके से हम लोग यहाँ पर मिलाना चाहते हैं आंसर, तो आपको याद होगा कि हिंदू धर्म जो है हमारे वाराणसी में सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इस्लाम धर्म के लिए लोग तीर्थ करने जाते हैं मदीना। उसके बाद ईसाई धर्म आप देखेंगे कि रोम में स्थित वेटिकन सिटी है। और हमारा जैन धर्म जो कि भगवान महावीर का बातें उसमें पढ़ना है, और उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, वो पावापुरी में है। ओके, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप मिला लेंगे आराम से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। ओके, उसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखिएगा। बिंदुसार का जो बेटा था वो आपको अशोक मिलता है, और ये अशोक उस टाइम जो है अवंती महाजनपद को जीत लिया था, ठीक है? और मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शंस आर बुद्ध घोष की समंत प्रसादिका में, बी है कौटिल्य का अर्थशास्त्र में, सी है पाणिनि का अष्टाध्यायी में, डी है पतंजलि का महाभाष्य में। ये क्वेश्चन ही अपने आप में ढेरों सारे क्वेश्चन फ्रेम करता है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये बुद्ध घोष की समंत प्रसादिका में वर्णित है कि अशोक ने अवंती महाजनपद को मौर्य काल में, मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। उस टाइम आपको याद होगा टोटल 16 महाजनपद हुआ करता था। ओके, उसमें एक मगध और एक अवंती, ये दोनों हो गए। तो यहाँ पर क्या अन्य चीज़ें आपको याद रखना है? यहाँ देखिए, अपने आप में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चनों का संग्रह दिया हुआ है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को लिखा है और ये राजनीति शास्त्र है, ठीक है? मतलब ये राजनीति आधारित बुक है। दूसरा पाणिनि, इन्होंने अष्टाध्यायी लिखा है। तीसरा है पतंजलि, इन्होंने महाभाष्य लिखा है। तो हुआ ना क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 4। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन ए है पल्लव, बी है चौल, सी है चालुक्य और डी है राष्ट्रकूट। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 4 का आंसर हो जाएगा पल्लव लोगों ने बनाया था, है ना? चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर का निर्माण पल्लव लोगों ने करवाया था। तो पल्लव कला की राज सिंह शैली है ये,
जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय, है ना, राजा सिंह ने किया था। तो महाबलीपुरम याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है, वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम का मंदिर को बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? परमार वंश का शासक कौन नहीं था, ये बताना है। ऑप्शन ए है उपेंद्र, बी है मुंज, सी है गांगेयदेव और डी है उदयादित्य। तो 5 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी गांगेयदेव जो है वो आपका परमार वंश का शासक नहीं है, बाद बाकी सभी लोग परमार वंश के शासक हैं। तो गांगेयदेव किस वंश के हैं? ये कलचुरी वंश के शासक थे, कलचुरी, ठीक है, गांगेयदेव कलचुरी वंश के शासक थे। यह उस वंश का शक्तिशाली शासक था जिन्होंने बाद में जो है विक्रमादित्य का भी उपाधि धारण किया था। विक्रमादित्य इन्होंने भी एक पद धारण किया था विक्रमादित्य का। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु राजधानी क्या थी? तो सिंधु राजधानी चचनामा के अनुसार, ठीक है, ऑप्शन ए है देवल, बी है अरोड़, सी है लोधवा और डी है बाड़मेर। तो 6 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? चचनामा के अनुसार बता रहा है कि जो सिंधु का आपका राजधानी है वो अरोड़ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अरोड़। ओके, तो चचनामा के अनुसार जो 6वीं 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी अरोड़ हो गया। और चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है। ये सिंधु सभ्यता नहीं बोलेंगे, सिंध प्रांत जो है ना उधर से संबंधित एक पुस्तक है। और इस पुस्तक में चच राजवंश के इतिहास तथा उनका अरबों के साथ संबंध और अरबों के द्वारा इस क्षेत्र में जो विजय हासिल किया गया था उन सभी का वर्णन किया गया है, चचनामा। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी है नासरुद्दीन मोहम्मद, सी है बलबन और डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा? सीमाओं की रक्षा करने के लिए एक विशेष सेना की जो नियुक्ति किया था वह आपका अलाउद्दीन खिलजी साहब ने किया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी साहब ने किया था। और ये तो इसके ऊपर मूवी भी बनी है, आप सभी देखे होंगे ज़रूर, वहाँ से बहुत सारी कहानियाँ आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जो है इल्तुतमिश को हम लोग क्या कहते हैं? गुलामों का गुलाम कहते हैं। और उसके बाद ये बलबन भाई साहब चहलगानी के सदस्य थे जो कि बाद में फिर से ये वहाँ का सुल्तान बनते हैं, ये भी आपको याद होगा। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने पहले हजरती आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ठीक है, ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, बी है सिकंदर लोदी, सी है शेर शाह सूरी और डी है इस्लाम शाह सूरी। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 का राइट आंसर है हजरत आलाना और बाद में सुल्तान। तो शेर शाह सूरी का नाम आप सुने होंगे, इन्होंने यह उपाधि धारण की थी, हजरत आला और बाद में सुल्तान, है ना, शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी आपको जहाँ तक याद होना चाहिए 1534 ईस्वी में दो लड़ाइयाँ याद रखिए इसका। 1534 ईस्वी में इन्होंने बंगाल का शासक जो था उसको हराया था, बंगाल का शासक को हराया। अगर नाम याद रहता है तो ठीक है, नुसरत, ये जरूरी नहीं है, नुसरत शाह को पराजित किया था। और पहला जो उपाधि लिखा है हजरत आला, उसका उपाधि धारण किया। दूसरा, अगर हम लोग 1539 का बात करें, ये बहुत फेमस लड़ाई है, आप सभी को पता है।
1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करता है, हुमायूं को, है ना। मुगल शासक हुमायूं को पराजित करता है, अकबर का फादर को, और फिर सुल्तान का उपाधि धारण करता है और दिल्ली की गद्दी पे बैठता है ना। यहाँ पर शेर शाह का उपाधि धारण करता है। ये जो सुल्तान लिखा है ना, वही मैं सोच रहा था तब से, ये शेर शाह का उपाधि यहाँ पर धारण करता है, समझ गया ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन सा संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो औरंगजेब जो है, जो 1707 तक राज करता है, काफ़ी लंबा पीरियड तक, 1707 में इनकी मृत्यु होती है। उसके बाद ये औरंगजेब जैसे ही मतलब इसकी मृत्यु होती है, मुगलों का पतन शुरू हो जाता है। तो इसमें लिखा है, ऑप्शन ए है सितार है, बी है पखावाज है, सी है वीणा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका वीणा। ठीक है, औरंगजेब संगीत को इस्लाम विरोधी मानता था, उस पर पाबंदी लगा दी थी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय संगीत व सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई है। ये बहुत बड़ी अजीब बात है। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक वीणा वादक थे। ठीक है, स्वयं एक वीणा वादक थे। समझ में आया ना। औरंगजेब के समय औरंगजेब ने भारतीय संगीत पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन इन्हीं के काल में बहुत ज़्यादा पुस्तकें और संगीत लिखे गए हैं, जिसमें और औरंगजेब खुद एक बहुत अच्छा वीणा वादक था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है मोहम्मद शाह, बी है जहांदर शाह, सी है आलमगीर दो, और डी है अहमद शाह। तो उसका कालानुक्रम आपको बताना है, किस किस काल में कौन कौन किया था। तो देखिए, सबसे पहले मोहम्मद शाह का अगर बात करें, मोहम्मद शाह रंगीला इनका नाम है। ठीक है, ये 1719 में राजगद्दी पे बैठता है। ठीक है, उसके बाद जहांदर शाह का बात करते हैं। अगर जहांदर शाह जो है, इससे पहले आया था 1712 ईस्वी में, जब आपका क्या कहते हैं, औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो लड़ाई चल रहा था, उसमें जहांदर शाह भी बीच में आया था। फिर आपका आलमगीर द्वितीय का बात करें, तो ये मोहम्मद शाह की मृत्यु कब होती है? ये 48 में, 48-49 में। ठीक है ना। तो आलमगीर यहाँ पर आएंगे, आलमगीर यहाँ पर आपका आ जाएगा, सॉरी, अहमद शाह आएंगे, अहमद शाह 1748 में अहमद शाह आएगा। देखिए, ये जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़ते हैं ना, तो मुगलों का अंत से पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आप जाइएगा तो इसको पहले, सबसे पहले देखिएगा, तो उसमें आप याद कर लीजिएगा उसको, वहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। तो अहमद शाह बनते हैं यहाँ पर 1748 ईस्वी में, और ये ज़्यादा नहीं, आपका 6 साल राज करते हैं। फिर उसके बाद फिर आलमगीर द्वितीय आ जाता है 1754 में। तो पूरा टाइम पीरियड मैंने लिख दिया है, इसको आप याद कर लीजिए और उसके बेस पे आंसर चूज कर लीजिए। ठीक है, मोहम्मद शाह हो गया, सबसे पहले कौन आएगा? जहांदर शाह आ गया, फिर मोहम्मद शाह आ गया, उसके बाद आपका अहमद शाह आएंगे, फिर आलमगीर द्वितीय आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है? तो ये वारेन हेस्टिंग्स ने कहा, टीबी मैकाले ने कहा, लॉर्ड क्लाइव ने कहा, और हेनरी डुंडास ने कहा था। तो ये तो सही बात है, इसमें जो आंसर होगा ये मैकाले साहब होगा। ठीक है, मैकाले साहब ने ये बात कही थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ठीक है, ये टीवी मैकाले ने कहा था। ओके, नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 12। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। 19वीं शताब्दी यानी कि 1800 से लेके 1900 के बीच का बात कर रहे हैं। ये इसमें आर्थिक तौर पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये इस पे सवाल है। ऑप्शन ए है भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि हुई, बी है भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई, सी है भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, और डी है नगरीय जनसंख्या में तीव्र
वृद्धि हुई। तो यहाँ पर क्या आपको सही बताना है, 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था, उसका परिणाम पूछ रहा है जो आर्थिक तौर पे हो सकता है। तो भारत का सी आंसर देखिए इसमें क्या हो रहा है कि भारतीय कृषि का वाणिज्यिकरण हुआ। ठीक है, कैसे हुआ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये 1813 ईस्वी का बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आया था, चार्टर एक्ट आया था। चार्टर, इस चार्टर एक्ट में क्या लिखा गया था, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को उसका एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया था, मुक्त व्यापार का नीति, और वहाँ पर मुक्त व्यापार का नीति अपनाया गया था। एकाधिकार इसे समाप्त कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और फिर वहाँ पर मुक्त व्यापार अपनाई गई। उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि इंग्लैंड में इस दौर में जो है ना औद्योगिक क्रांति काफ़ी उफान पर थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पर उत्पादन होने लगा था। तो उत्पादन के स्वरूप और प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हुए, जो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे जो है आपका कृषकों को बाध्य किया गया कि आप यहाँ पर नील की खेती करें या फिर अदर जो अंग्रेजों के लिए फ़ायदेमंद होता था उसकी खेती करवाता था। तो यहाँ पर ये प्रभाव हो गया, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? सर जॉन साइमन, मेजर इटली, स्टीफन वॉल्स और विस्काउंट बर्नहम। तो साइमन कमीशन आप सभी को याद होगा कि इसकी अध्यक्षता जो है सर जॉन साइमन ने किया था और 1927-28 है ना साइमन कमीशन। तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा यही उदारवादी दल का ही था, ये सर जॉन साइमन। ओके, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस टाइम जो था एटली साहब, क्लीमेंट एटली, ये भी इसके एक सदस्य थे। और वो किसके तरफ से आए थे, वो श्रमिक दल की तरफ से आए थे। ठीक है, श्रमिक दल की तरफ से थे ये क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? 1942 का समर्थन किया था? ए के आज़ाद, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा सबसे पहले यहाँ जो ये क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया इस तरीके से, ऐसे तो सभी उसके भागीदारी हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया था शुरुआत में जब इसका प्रस्ताव लाया गया तो प्रस्ताव के बारे में पूछ रहा है, उसका समर्थन किसने किया था। तो याद रखिएगा यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और ये आपका प्रस्ताव लाने वाले आदमी कौन थे, याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 15 और इतिहास का क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो जाएगा। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था? 1910 में, 1911 में, 1912 में, 1913 में। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार कहीं ना कहीं से इसको क्वेश्चन फ्रेम कर लिया जाता है और उसका आंसर पूछता है। ठीक है ना, तो गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण पूछ रहा है कब हुआ था। अब यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा 1912 में इसका अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ और ठीक 1913 में इसको नोबेल पुरस्कार मिल गया। और गीतांजलि ऐसे बेसिकली आप देखेंगे तो इसको बांग्ला भाषा में लिखा गया है और ये कब लिखा गया था, ये 1910 में लिखा गया था, याद रहा। गीतांजलि सर्वप्रथम बांग्ला भाषा में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1910 में लिखी गई। उसका अंग्रेजी संस्करण 1912 में हुआ और 1913 में जो है इसको नोबेल पुरस्कार मिल गया साहित्य के क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट चलें। अब आएगा भारत का भूगोल से 10 प्रश्न रहते हैं, तो ये 10 प्रश्न का संग्रह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चीन, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा आपको, हमेशा रहेगा
तो आपको ध्यान देना है इसमें कौन सा आंसर होगा, राइट। तो इसमें सबसे पहले आंसर ढूंढते हैं क्या है। कूट एक में ए में दिया है केवल 1 और 2, बी में दिया है 1 2 3, सी में दिया है 1 2 4 और डी में दिया है 2 3 4। तो अगर इसका आंसर हम लोग बनाना चाहेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 3 एवं 4, ठीक है। 16 का डी आंसर होगा। तो अब अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो चीन जो है ऐसे 5 राज्यों से मिला हुआ है। झारखंड सॉरी हमारे जो देश है उसके 5 राज्यों से ये मिला हुआ है। तिब्बत के बाद ये कहानी है। तो पहला आप अगर देखेंगे इधर इधर वाला पार्ट में ही देखेंगे तो सबसे पहला पोर्शन जो हो जाता है आपका उत्तर में लद्दाख के साथ मिला हुआ है, लद्दाख, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। फिर चलेंगे तो उसके नीचे जो है उत्तराखंड, यू है ना, यूके, उत्तराखंड। फिर इधर आके यहाँ पर जो सिक्किम वाला पोर्शन है, सिक्किम, ओके, सिक्किम हो गया। और एक मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश, जिस पर वह बार बार अपना अधिकार बताते रहता है, अरुणाचल प्रदेश, याद हो गया। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये चीन के 5 हमारे राज्यों के साथ सीमा साझा किया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है कहाँ पर। महान हिमालय का भाग है, आंतरिक हिमालय जिसको कहते हैं। दूसरा शिवालिक में है, ट्रांस हिमालय में है, मध्य हिमालय और लघु हिमालय में है। तो कांगड़ा और कुल्लू घाटी कहाँ पर है। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो लघु हिमालय में है, ये मध्य हिमालय या फिर जिसको लघु हिमालय कहते हैं उसमें है, ओके। तो ये जो लघु हिमालय ना, इसको पहाड़ी क्षेत्रों का नगर के रूप में भी जाना जाता है। पहाड़ी के नगर बेसिकली इसमें स्थित होते हैं, ओके, लघु हिमालय में, इसको मध्य हिमालय कहते हैं। कुल्लू घाटी ये सब आपको पता है ना, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक क्या क्या होते हैं। ऑप्शन ए है अक्षांश है, समुद्र से दूरी है, 3 में लिखा हुआ देशांतर, 4 में है वायुदाब और 5 में है तुंगता यानी कि ऊंचाई। तो उसमें कोड क्या क्या दिया हुआ है, जैसे ऑप्शन ए में है 1 2 5, ठीक है, बी में है 2 3 4 5 और सी में है 1 2 4 5 और डी है उपरोक्त सभी। तो अगर आप सही तरीके से आंसर करेंगे तो आपको जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपसे पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा। सबसे पहले सभी चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्या है, अक्षांश, ठीक है। तो अक्षांश रेखा किसको कहते हैं, ये पृथ्वी है। ये मेरा विषुवत रेखा हो गया, बीचों बीच पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है और इस तरीके से ऊपर की ओर जाते हैं। तो आपको पता है जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं ठंड प्रदेश बढ़ता जाता है और बीच में सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये क्या करता है, जलवायु परिवर्तन के बारे में बताता है हमको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 2 में क्या है, समुद्र से दूरी का बात करता है। तो आप अगर भारत के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे तो जैसे यहाँ पर कोलकाता है ना, कोलकाता है जो झारखंड के वासी हैं, यहाँ पर है लगभग इससे कुछ दूरी पर है, ठीक है, 200-250 किलोमीटर दूर में है। तो आप जब कोलकाता जाएंगे तो वहाँ का मौसम आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा और जैसे ही झारखंड घुसेंगे यहाँ पर टेम्परेचर आपको गिरा हुआ दिखाई देगा, है ना। 2 से 3 डिग्री के आसपास का डिफरेंस आपको ऐसे ही मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा क्योंकि समुद्र के किनारे है और यहाँ पर आपको वैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि समुद्र से दूरी होने पर भी जलवायु में परिवर्तन पाया जाता है। नेक्स्ट है देशांतर। तो देशांतर रेखा इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, इस तरीके से ये प्रमुखता इसमें भाग नहीं लेता है, ठीक है। अक्षांश रेखा जरूर भाग लेता है, प्रमुखता वह जलवायु को दिखाता है। वायुदाब, वायुदाब भी होगा,
वायु दाब जो है जहाँ पर जिस तरीके से जहाँ पर वायु दाब कम होता है उधर की ओर हवा बहती है, ठीक है ना। और इस तरीके से वहाँ पर क्या होता है, तेज़ हवा बहती है और उसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ता है जलवायु पे। ऊंचाई ऊंचाई तो बिल्कुल जलवायु परिवर्तन पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा ऊंचाई होता है ना, उतना ठंडा होता है, ठीक है, और नीचे उतना गर्म होता है। तो इस तरीके से जलवायु परिवर्तन में अगर देशांतर को खाली छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी सभी जो है आपका जलवायु परिवर्तन के लिए नियंत्रण के कारक हैं। देशांतर उतना प्रभावी नहीं है जलवायु को परिवर्तित करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 है युग्म में कौन सुमेलित है। क्षेत्र है एक तरफ, दूसरा खनिज दिया हुआ है। जैसे क्योंझर दिया हुआ, ये उड़ीसा का पार्ट है, रंगपो है, फुटका पहाड़ है, दरीबा है। ओके, तो इधर आपको मिलान करना है कौन सा सुमेलित है। सही, तो इसमें जो सही मिलान किया हुआ है दोस्तों, वो आपका फुटका पहाड़ बॉक्साइड, ये सही किया हुआ है। अब आते हैं थोड़ा एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्योंझर का बात करें तो यहाँ तांबा लिख दिया है, एक्चुअल में ये मैंगनीज के लिए है, ठीक है, मैंगनीज, मैंगनीज के लिए। ये कहाँ से क्वेश्चन उठाया है, देखो टाटा को जो है मैंगनीज वगैरह, ये बोकारो को जो है मैंगनीज ये क्योंझर से ही मिलता है। और रंगपो जो है आपका सिक्किम में है। कहाँ पर है, आपका सिक्किम में है रंगपो। और इसका संबंध किससे है, इसका संबंध तांबा से है। रंगपो का संबंध किससे है, तांबा से है। रंगपो का संबंध तांबा से है, ठीक है। रंगपो का संबंध आपका हो गया तांबा से। और ये किस राज्य में है, ये आपका सिक्किम में है, याद हो जाएगा, सिक्किम में है। अब आते हैं, फुटका पहाड़ तो सही लिखा हुआ है, ये बॉक्साइट के लिए है और ये छत्तीसगढ़ में है। बॉक्साइट के लिए है और ये छत्तीसगढ़ में है। फुटका पहाड़ छत्तीसगढ़ में है। दरीबा का बात करते हैं, दरीबा बेसिकली राजस्थान में है, राजस्थान में है। और ये किसके लिए फेमस है, यहाँ पर भी ये तांबा के लिए फेमस है, तांबा के लिए फेमस है, तांबा, ठीक है, याद हो गया। राजस्थान दरीबा जो है तांबा के लिए फेमस है। फुटका पहाड़ आपका छत्तीसगढ़ में है बॉक्साइट के लिए। रंगपो सिक्किम में है तांबा के लिए। और क्योंझर जो है मैंगनीज के लिए फेमस है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में कौन सी एक महासागर धारा लेब्राडोर धारा से मिलती है। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा रहता है, आपको विश्व का मानचित्र में देखना पड़ेगा ये, ठीक है। एक धारा से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैनरी धारा है, वेंगुएला धारा है, फ्लोरिडा धारा है और कैलिफोर्निया धारा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फ्लोरिडा धारा। लेब्राडोर धारा जो है फ्लोरिडा धारा के साथ मिलान करता है। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पास आप देखिएगा तो वहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाई देगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ फसल नहीं है, चावल है, मक्का है, गेहूं है, सोयाबीन है। तो ये आंसर करना तो बहुत आसान है। खरीफ यहाँ पर गेहूं नहीं है, वो कैसे करेंगे आप, देखिए खरीफ फसल का क्या पहचान होता है, इसमें कम पानी की ज़रूरत पड़ता है, ये वर्षा के बाद होता है, यानी अक्टूबर नवंबर का बात करते हैं और वो जनवरी फरवरी तक चलता है, ठीक है, खरीफ फसल। और उसका मुख्य फसल जो है वो क्या क्या है आपका, क्या मैं बोल दिया, ये जितने सारे ये प्रॉपर्टी मैंने बताया वो मैंने किसका बताया, रवि फसल के बारे में बताया, ठीक है, रवि फसल के बारे में बताया। और यही रवि फसल जो है क्या है, गेहूं है, गेहूं रवि फसल है। और खरीफ फसल में क्या होता है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ता है। ओके, खरीफ फसल में ज़्यादा पानी का ज़रूरत पड़ता है, जिसका एग्जाम्पल है चावल हो गया, इधर मक्का हो गया, उसी टाइम पे होता है, सोयाबीन हो गया, ये सभी खरीफ फसलें हैं, राइट। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 22। निम्न युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ जनजाति दिया हुआ है, दूसरी तरफ संघ राज्य क्षेत्र दिया हुआ है, बोंका, बगाटा, गरासिया और चांग, ठीक है। ये सब क्वेश्चन अगर आता है, अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वहाँ पर तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, बना के चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है,
इसमें बगाटा जनजाति मुख्यतः आप देखेंगे तो ये बगाटा जनजाति, बगाटा कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। ओके ठीक है। तो बोंका कहता है कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ये सही है। बगाटा जनजाति जो है बेसिकली ये तमिलनाडु में नहीं पाए जाते हैं। बगाटा जनजाति आप देखेंगे तो इसका आपको आंसर मिलेगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आपको बगाटा जनजाति मिलेगा। ग्रासिया राजस्थान में है और चांग जो है वो नागालैंड में पाए जाते हैं। ये सभी जनजाति हैं। बोंका जम्मू कश्मीर में, बगाटा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, गरासिया राजस्थान में, चांग नागालैंड में। तो इस प्रकार से यहाँ पर सुमिलित नहीं है का क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस पौधे को की पत्तियां का उपयोग रेशम कीटों के पालन के लिए नहीं होता है? फिर से यहाँ नहीं पूछा है। शहतूत हो गया, अरंडी हो गया, बांज हो गया, सागौन हो गया। तो आप जब इसके बारे में पढ़ रहे होंगे रेशम के कीटों के बारे में, तो शहतूत का प्रयोग करते हैं, अरंडी का प्रयोग करते हैं, बांज का प्रयोग करते हैं। सागौन इसमें हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो रेशम के कीटों के लिए सागौन का उपयोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। इसमें है जनानकीय लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? जनानकीय लाभांश का अर्थ क्या होता है? कुल जनसंख्या, ए, बी है किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना, सी है अनुभवी आयु वृद्ध लोगों का अपेक्षाकृत उच्च अनुपात, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 24 का बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना को हम लोग जनानकीय लाभांश कहते हैं, यानी कि युवा वर्ग कितना ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है, उसका संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? जनानकीय लाभांश कहते हैं। और इंडिया अभी इसी में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, और आपका ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है, बी है चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, सी है सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, डी है दक्षिणी अयनांत के दौरान सूर्य की अवस्थिति भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला चैप्टर जो ज्योग्राफी का सौर मंडल है उससे क्वेश्चन पूछा है आपसे, और मेरे ख्याल में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन देखिए, चंद्रग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है लिखा है। तो ऐसा संभव है क्या? देखिए, चंद्रग्रहण का बेसिकली क्या मतलब होता है? जब पृथ्वी आपका अर्थ जो है बीच में आ जाता है। किसके किसके? ये हमारा चंदा मामा और हमारा सन के बीच में जब आ जाता है अर्थ, तब मेरा चंद्रग्रहण होता है। तो पूर्णिमा तो यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ अमावस्या होता है। चंद्रग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। तो ये वाला तो गलत हो गया ना, ये गलत हो गया। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। 25 का सी दिया है, अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। ये तो थोड़ा ठीक ठाक बात है, क्योंकि सन और अर्थ के बीच में जब आपका चंद्रमा आ जाता है, मून आ जाता है, तब क्या होता है? एक तरीके से आप देखें तो अमावस्या ही होती है। तो ये अमावस्या को आप सूर्य ग्रहण को मान सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन सही हो सकता है। 25 का सी, 25 का सी सही हो जाएगा। ये दक्षिणी अयनांत लिखा है, ये इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यहाँ यहाँ जो भूमध्य रेखा लिखा है, भूमध्य रेखा नहीं होगा, यहाँ पर मकर रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मकर रेखा हो जाएगा, ठीक है। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा मतलब विषुवत रेखा उसके ऊपर नहीं होता है, ये मकर रेखा के ऊपर होता है। अब देखिए महत्वपूर्ण सेक्शन और आएगा। ये महत्वपूर्ण सेक्शन है आपका भारतीय संविधान, लोक प्रशासन एवं सुशासन से संबंधित 10 क्वेश्चन है।
इसको भी फटाफट हम लोग देखते चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 26 है, स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार सम्मिलित हैं? स्वतंत्रता के अधिकार, ओके। इसमें पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, बी है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार, ऑप्शन 3 में है देश में कहीं भी आने जाने व बसने का अधिकार, और डी है कोई भी काम धंधा करने व पेशा चुनने का अधिकार। तो इसमें तो मुझे कोई भी गलत नहीं लगा, सभी के सभी सम्मिलित होने चाहिए। ऑप्शंस देखते हैं, इसका कोड क्या है। 1 2 3 लिखा है इसमें, 1 2 3 क्या छोड़ दिया इसमें, 4 छोड़ दिया है, कोई भी काम धंधा करने व पैसा चुनने का अधिकार। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कोई भी काम धंधा बोल रहा है ना, तो उसमें थोड़ा सा कुछ पाबंदियां हैं, लेकिन चलो ठीक है। बी है 1 और 2, 1 और 2 ये तो है ही इसमें, ये वाला कहाँ गया, ये तो छूट गया उसमें। केवल 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, इसमें ये वाला, इसमें भी ये वाला छूट गया 3 नंबर। तो 3 नंबर तो होना ही होना है, इसका मतलब आंसर सही है ये, उपरोक्त सभी सभी हो जाएगा, राइट। स्वतंत्रता का अधिकार सही है। तो आपका सबसे पहले क्या आता है, समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार आता है। स्वतंत्रता का अधिकार में हमने क्या देखा था, जो धारा 19 है, 19 से लेकर 22 तक था ना, देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका एक दूसरे पर आश्रित है। दूसरा कथन दिया है, विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित भी होती है। और उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए में केवल 1 दिया है, बी में केवल 2 दिया है, सी में 1 और 2 दोनों दिया है, और डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो पहली बात, पहला कथन पे ध्यान दीजिए, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका एक दूसरे पर आश्रित होता है। फिर दूसरा कथन दिया है, विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित भी होता है। तो मेरे ख्याल में दोनों ही आंसर सही होना चाहिए ना। एक दूसरे, विधायिका और कार्यपालिका तो एक दूसरे पर आश्रित होता है। विधायिका कानून बनाती है तो कार्यपालिका उसको एग्जीक्यूट करती है, तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर करता है। ये दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। अभी तो चल रहा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा है ना उसी के ऊपर, ठीक है। 14 दिन पहले सूचना भी देना पड़ता है, तो यहाँ पर कैसे हटाएंगे उसको। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री की संतुष्टि पर राष्ट्रपति द्वारा, बी है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, सी है यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले ले, डी है यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। तो इसका 28 का क्या आंसर हो जाएगा? ये लोकसभा का अगर अध्यक्ष है तो लोकसभा में ही होगा, बाद बाकी तो कहीं होना नहीं है। यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर देता है तो लोकसभा अध्यक्ष का पद, जो अभी ओम बिरला साहब हैं हमारे, उसको उनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है? तो इनके बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। ये आपका ऑप्शन ए है केशवानंद भारती केस, बी है गोलकनाथ सी है गोपालवाद, और डी है मिनर्वा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केशवानंद भारतीवाद, ठीक है। केशवानंद भारतीवाद ये केरल से थे, काफ़ी फेमस वाद है ये, पढ़िएगा आप इसको अच्छे से। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया है? नगर पालिका का बात कर रहा है, कब आया था, किस संशोधन में आया था, ये बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 73वां, बी है 74वां, सी है 71वां, और डी है 72वां। तो इससे तो एक क्वेश्चन रहेगा, इन सभी से आपको याद है। तो भारतीय संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन 1993 में आया था। उसके तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, राइट। चलें, और अच्छा इसमें और एक दो चीज़ें आप देख लीजिएगा। सबसे पहले चीज़ क्या कि इसका भाग कौन सा है, तो भाग 9 का क है, ठीक है। न का क है, भाग 9 का क में दिया गया है। तो भाग 9 में क्या जोड़ा गया था? पंचायत जोड़ा गया था।
और 73वां संविधान संशोधन था 1993 का। फिर अब इसका अनुसूची के बारे में बात करते हैं, तो अनुसूची इसका कितना हो जाएगा, 12वां अनुसूची हो जाएगा, ठीक है। 12वां अनुसूची में नगर पालिका जोड़ा गया है। तो नगर पालिका से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से ही होगा। नगर पालिका का 74वां संविधान संशोधन के 1993 के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया, भाग 9 का क में जोड़ा गया और अनुसूची 12 में जोड़ा गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होती है। सही है। भारत के चुनाव आयुक्त की तरह प्रदेश चुनाव आयुक्त भी स्वायत्त होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएगा दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा अब। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। विकल्प शब्द पोस्ड कर्व, ओके, विकल्प शब्द देखिए पोस्ट कर्व किसने प्रयोग किया था ये बताइए। ऑप्शन ए है गुलिक व अर्विक, सी बी है अर्विक, डी सी में गुलिक और डी में है हेनरी फॉयल। तो ए में गुलिक व अर्विक दोनों मिला के दिया था, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए गुलिक साहब ने दिया था पोस्ट कर्व की, है ना। इसमें टोटल 1 2 टोटल 7 थे, 7 इसके साथ बातें हैं, 7 बातें हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है। निम्न में से किसने प्राधिकार के स्थगिगत सिद्धांत की वकालत की थी। प्राधिकार के स्थितिगत सिद्धांत की वकालत की थी। ऑप्शन ए है वेबनर और बर्नार्ड, फेयल और साइमन, बर्नार्ड और साइमन, और ऑप्शन डी में कहता है फेयल और वेबर। तो इन सब क्वेश्चनों को आप याद करके जाएंगे, ये हो जाएगा फेयल और वेबर, ठीक है। फेयल व वेबर ने प्राधिकार के स्थितिगत सिद्धांत की वकालत की थी, ठीक है। प्राधिकार के स्थितिगत सिद्धांत की वकालत फेयल व वेबर ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण किस संदर्भ में होता है। ऑप्शन ए है प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण, ऑप्शन ए कानून की गलती, तथ्यों का पता लगाने में गलती, सी में है अधिकार का दुरुपयोग और डी में है कार्यविधि की गलती। तो कानून की गलती, कानून तो प्रशासन बनाती नहीं है। तथ्यों का पता लगाने में गलती, तथ्यों का पता क्या वही लगाएगा। उसके बाद अधिकार का दुरुपयोग और कार्यविधि की गलती। तो प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण कब लगाएंगे, जब वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगा तब लगाएंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें एक तरफ विभाग दिया हुआ है, सॉरी सेवाएं दिया हुआ है, और दूसरी तरफ उसका मंत्रालय दिया है, आपको मिलान करना है। ऑप्शन ए में देखिए दिया है भारतीय राजस्व सेवा, तो राजस्व सेवा यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर तो वित्त मंत्रालय दिया हुआ है, तो यहाँ पर वित्त मंत्रालय हो जाएगा राजस्व सेवा। भारतीय वन सेवा, वन सेवा का बात करते हैं तो वो पर्यावरण और वन मंत्री होना चाहिए। उसके बाद है भारतीय विदेश सेवा, तो विदेश सेवा विदेश मंत्रालय देखता है मेरे भाई। और भारतीय पुलिस सेवा, तो पुलिस सेवा का बात करें तो गृह मंत्रालय देखता है, ठीक है, गृह मंत्रालय देखता है। हो गया बात खत्म। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 36। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36 जो है दोस्तों वो आपका किससे है, इकोनॉमिक्स से है। आर्थिक एवं धारणीय विकास से जो 10 प्रश्न रहेंगे उससे है, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ पर 36 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है कौन कौन है। तृतीय क्षेत्र, इसमें विनिर्माण है, बी पशुपालन है, सी उत्खनन है, डी वानिकी है। तो इसका आंसर तो आपसे संभव है। ये विनिर्माण वाला जो दिया है वो तृतीय क्षेत्र होता है। इसमें पता है आपको 3 क्षेत्र में बांटा गया है आर्थिक क्रियाकलाप को। पहला को प्राथमिक बोलते हैं, प्राथमिक जहाँ पर आपको कच्चा माल मिलता है, ठीक है, प्राथमिक सेवा। दूसरा आपका हो जाता है द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा में हो गया आपका तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, ये तृतीय क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली आप देखेंगे तो उत्खनन हो गया, वानिकी हो गया, हाँ,
तो उत्खनन से जो है आपका कृषि से हो गया, और उत्खनन से जो हो गया वो प्राथमिक माल मिलेगा ना, इसमें प्राथमिक सामान मिलता है। कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, वो प्राथमिक वाला हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें क्या है, हरित क्रांति के पहले चरण में उच्च पैदावार वाली किस्मों HYV का प्रयोग किन राज्यों तक सीमित रहा? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार। तो जो शुरू में हरित क्रांति आई थी तो उसके समय में किधर था? तो पंजाब तो सबसे इम्पोर्टेंट राज्य हो गया, तो यहाँ पर आंसर यही है, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, इन राज्यों में सबसे पहले HYV का प्रयोग हुआ था, हाई एल वेराइटी का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है बैंक के पास मांग जमा, बी है कथन 2 है बैंक के पास सर्वाधिक जमा, कथन 3 है बैंकों के पास बचत जमा, और 4 है करेंसी। तो तरल परिसंपत्ति क्या होता है, तरल किसको कहते हैं, ये आपको बताना है। लेकिन क्या बोला है, इन परिसंपत्तियों का तरलता के घटते हुए क्रम में अनुक्रम बताएं। बाप रे बाप ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर जो है दोस्तों वो आप बना लीजिए। सबसे पहले 4 1 3 2, यानी कि करेंसी जो है सबसे पहले आएगा। करेंसी करेंसी के बाद जो है तरलता है बैंक के पास मांग जमा, जो मांग जमा है वो ओके। उसके बाद फिर आपका बैंकों के पास जो बचत जमा है उसको रखेंगे, और उसके बाद हम लोग रखेंगे जो सर्वाधिक जमा जो है वो बैंकों के पास। तो तरलता के आधार पर इस तरीके से, तरलता मतलब क्या हुआ, जो जिसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर कर सकते हैं, तो ये करेंसी को सबसे ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। फिर मांग जमा जो है, फिर बचत जमा जो है, फिर सर्वाधिक जो जमा है उसको थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। तो ये हो गया उसकी तरलता। नेक्स्ट है 39। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI ओके किसके द्वारा विकसित की गई? ऑप्शन ए है मॉरिस डी मॉरिस, बी है UNDP, सी है महबूब उल हक, और इनमें से कोई नहीं। तो 39 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मॉरिस डी मॉरिस ने ये जो PQLI है इसकी भौतिक गुणवत्ता सूचकांक तैयार किया था। ये जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता तीनों को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया, एक हो गया जीवन प्रत्याशा मतलब कितना दिन जीवित रहता है, दूसरा है शिशु मृत्यु दर और साक्षरता, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया था, ये रास्ता तैयार किया, किसके लिए रास्ता तैयार किया? सामुदायिक विकास। पहला है आर्थिक योजना के संगठन का, बी है पंचायती राज के संगठन का, सी है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास का, और डी है बालिका शिशु के संरक्षण का। तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पंचायती राज संगठन के बारे में। यहाँ से शुरुआत होती है सामुदायिक विकास का गठन जो 2 अक्टूबर 1952 को हुआ उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, सकल घरेलू उत्पाद GDP के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ऑप्शन ए है यह एक वर्ष में देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। बी है कथन 2 है यह एक अनुबंध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अन्यत वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल व्ययों के बराबर है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। और अभी 2 कथन और होगा, तो इसमें देखिए पहले ही कथन आपको पढ़ना है, ढंग से पढ़िए। यह एक वर्ष में देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। ठीक है, ये GDP का बात कर रहा है। तो हम लोग बेसिकली यही करते हैं। ठीक है, हम लोग यही करते हैं, इसका आंसर यहीं मिल जाना चाहिए आपको। ओके, यही सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। बाजार मूल्य ही है, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें क्या है, भारत जैसा अविकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने को कृत संकल्प है, को अधिक और वृद्धिशील मात्रा में जिसकी प्राप्ति के उपाय करने होंगे वह है। ऑप्शन ए है कर आय, बी है गैर कर आय, सी है ऋण और डी है अनुदान।
तो अधिक और वृद्धिशील मात्रा में जिसकी प्राप्ति के उपाय करने होंगे। तो आपके पास क्या आएगा जो आप इस तरीके से मुद्रास्फीति से लड़ सकते हैं? तो पैसे आने चाहिए ना। पैसे कैसे आएंगे बॉस, है ना, ये आपको बताना है। तो 42 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कर आय, है ना। कर आय देते हैं तभी सरकार इसका उपयोग कर पाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। पंचायत, ये देखिए आपका पंचवर्षीय योजनाएं जो है उसको पढ़ के जाइएगा आप। एक क्वेश्चन रहना है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? प्रथम पंचवर्षीय योजना कहता है 1951 से 56 है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 66 से 71 है। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 है। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 है। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ये तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है ये तो गलत दिया हुआ है ना। ये 1961 से शुरू हो जाएगा, 1961 से शुरू हो जाएगा और 66 तक चलेगा। ठीक है, ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो ये वाला आंसर हो जाएगा सही। प्रथम पंचवर्षीय योजना तो 51 से शुरू हुआ था, 56, फिर 57 से हो जाएगा आपका, 57 से 60, है ना, 57, 60, 61, ठीक है, 56 से ही होगा ये, 56 से 60, उसके बाद फिर 61 से तो तृतीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में कौन सा से श्रमिक की मजदूरी दर को सर्वोत्तम वर्णित करता है? मजदूरी दर को कौन सबसे ज़्यादा वर्णित करता है? ऑप्शन ए है श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है। बी है श्रम का मूल्यांकन जिस दर पर किया जाता है। सी है पूंजी का उत्पादन जिस दर पर किया जाता है। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो श्रमिक की मजदूरी दर किस तरीके से वर्णित होगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है। ठीक है, यही हो गया ना। वो दिन भर कितना काम करना चाहता है, कितना पैसा लेना चाहता है, क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है वही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। राजकोषीय घाटा का वित्त पोषण ऋण ग्रहण के द्वारा किया जाता है। राजकोषीय घाटे को वित्त पोषण के ऋण ग्रहण के द्वारा किया जाता है। कारण दिया हुआ है बजट खर्च का वह भाग जिसको सरकार उधार लेकर पूरा करती है राजकोषीय घाटा कहते हैं। नहीं, राजकोषीय घाटा तो उसको नहीं कहते थे भाई। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर जो दिया है वह ए दिया हुआ है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। राजकोषीय घाटा जो है वित्त पोषण ऋण ग्रहण के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और राजकोषीय घाटा जो है बजट खर्च का वह भाग होता है जिसमें सरकार उधार लेकर पूरा करती है। फिस्कल डेफिसिट उसको बोलते हैं। हिंदी में थोड़ा हमको भी प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, इसको आप एक बार चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5। सामान्य विज्ञान और कृषि तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन है। यहाँ से 15 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, विद्युत बल्ब में होता है, क्या होता है? फिलामेंट होता है, स्विच होता है, सॉकेट होता है, डाइनिंग पिन होता है। तो दिए गए क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर फिलामेंट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। चाल का मूल मात्रक क्या होता है? चाल, चाल मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये ना चाल, वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड कहाँ पर है? 47 का डी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से नेत्रों को कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? 48 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है लेंस, बी है कार्निया, सी है रेटिना, डी है पारितारिका। तो विशिष्ट रंग के लिए कौन उत्तरदायी होता है? पारितारिका उत्तरदायी होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 किधर है? 49 दिया है, निम्न में से कौन से एक जड़ नहीं है? जड़ नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा जेपीएससी एक क्वेश्चन पूछता है जिसमें तना, जड़ और पत्ती ये सब बात करता है। 49 का क्वेश्चन में है कि गाजर है, मूली है, आलू है और शलजम है। तो इसमें क्या आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों?
तो इसमें आलू ये जड़ नहीं है का बात कर रहा है, तो नहीं है, ये यहाँ पर आलू का बात करते हैं हम लोग। आलू जो है एक्चुअल में ये तना है, जड़ नहीं है। आलू क्या है? तना है, जड़ नहीं है। तो ये मूली हो गया आपका, शलजम हो गया और गाजर हो गया, ये सभी क्या है? जड़ है। गाजर, मूली, शलजम ये सब सभी क्या है? जड़ है। ठीक है, आलू क्या है? तना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित किया गया था। विश्व को चेचक से कब उन्मूलन घोषित किया गया था? ऑप्शन ए है 1975, बी है 1980, सी है 1986 और 96 और डी है 2008। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1980 को इसकी घोषणा की गई थी। विश्व में चेचक का उन्मूलन की घोषणा 1980 में की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम सल्फेट, बी है पोटेशियम नाइट्रेट, सी है सोडियम रेडिएटेड और डी है कैल्शियम सल्फेट। तो इसका राइट आंसर बी होना चाहिए दोस्तों। बारूद बनाने के लिए तो पोटेशियम का यूज़ करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या होगा? ऑप्शन ए है अधिक हो जाएगा, बी है कम हो जाता है, सी है अपरिवर्तित होता है, डी कुछ कहा नहीं जा सकता। चलो ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो अब घिसेंगे किसी चीज़ को तो कम तो होना चाहिए वजन ना, कम तो होना चाहिए। चलो ठीक है, ये हो जाएगा। एक साधारण कॉन्सेप्ट जो कहता है यही होगा, कम होना चाहिए। नेक्स्ट है सूची 1 और 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिया है हरा सोना, झूठा सोना, फलों का राजा, फलों की रानी। ये हाँ, ये सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन है ना, सामान्य जीके से क्वेश्चन है, सॉरी क्या कहते हैं, विज्ञान से क्वेश्चन है। तो हरा सोना का बात करते हैं तो हरा सोना जो है अफीम को कहा जाता है। हरा सोना अफीम को कहा जाता है। झूठा सोना जो है आपको पाइराइट्स को कहा जाता है। झूठा सोना किसको कहा जाता है? पाइराइट्स को कहा जाता है। फलों का राजा आप सभी को पता है, आम को कहा जाता है। बाकी फलों की रानी लीची को हो गया। ठीक है, फलों का राजा आम, फलों की रानी लीची। हरा सोना आपका अफीम को कहा जाता है, झूठा सोना आपको पाइराइट्स को कहा जाता है। मिला लीजिएगा। क्वेश्चन 54। मूंगफली में पॉलीफली होलो हार्ट का रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है बोरॉन की कमी से, बी है नाइट्रोजन की कमी से, सी है कैल्शियम की कमी से, डी है कोबाल्ट की कमी से। तो मूंगफली में पॉलीफली जो होता है वो रोग है एक प्रकार का, उसमें वो किसकी कमी से होता है? तो 54 का सी राइट आंसर होगा। कैल्शियम की कमी से पॉलीफली का रोग उत्पन्न होता है मूंगफली में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। सूची 1 और 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। एक तरफ खोज करता है, बी दूसरी तरफ खोज क्या किया है, ये है दिया है जेनर, दूसरा है वाटसन, तीसरा है लैंडिस्टर और डी है फ्लेमिंग। तो ये सभी फेमस व्यक्ति। तो जेनर, इधर देखिए रुधिर वर्ग दिया है, पेनिसिलिन दिया है, टीकाकरण दिया है, द्विकुंडलीयकरण दिया है। तो जेनर तो सबसे पहले टीकाकरण का खोज इन्होंने किया था ना, चेचक का टीका, जेनर, एडवर्ड जेनर, टीकाकरण। वाटसन, वाटसन के द्वारा क्या हुआ? द्विकुंडली वाटसन जो आपका जीन वाला जो हिसाब किताब है, द्विकुंडली वाला। ठीक है, फिर है लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर ने क्या खोज किया था? ये रुधिर वर्ग का खोज किया था। फ्लेमिंग ने क्या किया था? ये पेनिसिलिन का खोज किया था। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 56। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है दांतों के विकास के लिए, बी है कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए, सी है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, डी है उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो विटामिन ई किसके लिए चाहिए भाई सबसे ज़्यादा? तो 56 का सी जो है राइट आंसर होगा। लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया है ये, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया है। लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ई की जरूरत पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक जो है जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? ऑप्शन
तो इसमें क्वेश्चन 57 क्या हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? ऑप्शन ए है लाइकेन, बी है सूरजमुखी, सी है गुलाब का पौधा और डी है मैथिल मर्क्यूरी। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लाइकेन। ठीक है, जैविक सूचक बोल रहा है ना, तो लाइकेन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? मोबाइल चिप है, कंप्यूटर है और माइक्रो प्रोसेसर है। तो आपने बहुत नाम सुना होगा मार्केट में, पेंटियम एक माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? सी डेक ने किया था, आईटी कानपुर ने किया था, बार्क ने किया था और आईटी दिल्ली ने किया था। तो 59 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बार्क ने परम कंप्यूटर का निर्माण किया था। परम कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? बार्क ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। हेलिना एक क्या है? ये भी नाम आपने सुना होगा। टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है, परमाणु टॉर्पीडो है, सतह से हवा में मार करने वाली निर्देशित मिसाइल है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है ये। हेलिना क्या है? टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61, जो कि झारखंड विशेषांक से 10 क्वेश्चन होंगे, उसी से है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 61 है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने किस राजा को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका था? ऑप्शन ए है दलेल सिंह, बी है प्रताप सिंह, सी है सिंहराज और डी है राजा जय सिंह। तो यहाँ पर जो आंसर होना है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंहभूम वाला जो राज है वो औरंगजेब ने अपने में शामिल नहीं किया था, सिंहराज। ठीक है, दलेल सिंह तो ये रामगढ़ वाला हिसाब किताब बता रहा है। ठीक है, प्रताप सिंह ये आपका नागवंश वाला बता रहा है, जय सिंह उधर ही हो गया नागवंशी का। तो यहाँ पर सिंह वंश जो है ये इसके अधिकार में नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 62, पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? सरहुल है, कर्मा है, जतरा है, सोहराय है। तो दीपावली के समय में जो है एक पर्व मनाया जाता है सोहराय, आपको पता है, और ये पशुओं से सम्मिलित है, जो संथालों में भी बहुत फेमस है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। पुस्तक मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है महुआ मांझी, बी है विनोद कुमार, सी है जगदीश तिरुनाथ और डी है नलिन नलिन वर्मा। तो 63 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ है, तो महुआ मांझी ने लिखा है ना, महुआ मांझी ने लिखा है। राइट, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। झारखंड राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए है पाकुड़, बी है धनबाद, सी है बोकारो, डी है रांची। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? रांची। अच्छा, अधिक साक्षरता वाले से जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें आंसर रांची होगा, यानी कि पुरुषों की साक्षरता दर भी पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा रांची में है, सबसे कम पाकुड़ में है, और और क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला भी पूछा जाएगा तो रांची है, और सबसे कम पाकुड़ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। मुगल सम्राट अकबर ने मानसिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष झारखंड भेजा था? 1589 में, 1592 में, 1652 में और 1660 ईस्वी में। 65 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 1589 में। आपका मुगल सम्राट अकबर जो है, उन्होंने मुगल सम्राट अकबर ने मानसिंह को सूबेदार बना के झारखंड भेजा था, और राजमहल में जाके इन्होंने ही आपका वहाँ पर जो अभी किला है उस किला का भी निर्माण किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। लायंस लांस नायक अल्बर्ट इक्का को किस वर्ष भारत पाक युद्ध में वीरगति मिली थी? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आसान कर दिया आपको कि भारत पाक युद्ध में इनको वीरगति मिला था, तो कौन सा लड़ाई था वो? 1971 का लड़ाई था ना, बांग्लादेश वाला। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन में 67। झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि सभी प्रकार की क्या है? गीतों के प्रकार है, त्योहारों के प्रकार है, सी नृत्यों के प्रकार है और वाद्य यंत्रों के प्रकार है।
तो झूमर, पाइका, नटुआ ये सभी क्या है? नृत्य है ना, ये सभी नृत्य हैं। अच्छा, झारखंड के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखते हैं ना, तो कभी-कभी क्या होता है, ये जो नृत्य हैं वही गीत भी होता है, लेकिन यहाँ नटुआ दिया है, पाइका दिया हुआ है, तो ये सभी नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 68, कोनार जल विद्युत केंद्र किस जिले में अवस्थित है? कोनार का बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए है रांची, बी हजारीबाग, सी है रामगढ़ और डी है बुंडू। बुंडू रांची ही है। तो कोनार का बात कर रहे हैं, ये तो नदी कोनार नदी पे ही है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ये राइट आंसर हजारीबाग होना चाहिए, ठीक है। कोनार जल विद्युत केंद्र जो है हजारीबाग में है। बोकारो और हजारीबाग हो सकता था कोनार नदी से संबंधित, तो यहाँ पर हजारीबाग आंसर होगा। नेक्स्ट है तिलैया डैम किस नदी पे स्थित है? तिलैया डैम का बात कर रहा है, बराकर में है, दामोदर में, स्वर्णरेखा में, कोयल में है। तो ये तिलैया डैम जो है आपका बराकर नदी में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 70, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान के संस्थान झारखंड कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान ऑप्शन ए है बोकारो, बी है धनबाद, सी है मोरी, डी है रामगढ़। तो आंसर क्या हो जाएगा? धनबाद में है, सिंदरी में है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 71 होगा, यहाँ फिर हम लोग 15 क्वेश्चन जो देखेंगे बहुविध प्रकृति के प्रश्न होंगे, जो आप सभी को पता है उसमें टॉपिक लिखा गया है नगरीकरण, मानवाधिकार, यूएनओ, इन सभी से क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 71 है, इसमें क्या है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य एवं शक्तियों का किस अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत किया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कार्य एवं शक्तियों को किस अधिनियम 1993 की किस धारा में दिया गया है? धारा 3 में, धारा 12 में, धारा 40 में, धारा 13 में। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? धारा 12 में दिया गया है, ठीक है। उनके कार्य एवं शक्तियों का जो प्रयोग करना है वो धारा 12 में लिखता है अच्छे से। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सार्वभौमिक जो है यूएनओ के द्वारा यूएनडीएचआर, इसका भी उद्घोषणा जो किया गया था, वो कब किया गया था, ये सब याद रखिएगा आप। ये राष्ट्रीय मानव ये इंडिया के रिस्पेक्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72, किस प्रकार की जैव विविधता का प्रयोग प्रजनन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है आनुवांशिक विविधता, बी है वातावरणीय विविधता, सी है आनुवांशिक एवं वातावरणीय विविधता और डी है इनमें से कोई नहीं। जैव विविधता का प्रयोग प्रजनन के लिए किया जाता है। तो 72 का ए हो जाएगा राइट आंसर इसका, आनुवांशिक विविधता के लिए, ठीक है ना। जैव विविधता का उपयोग प्रजनन के किसके लिए किया जाता है? तो आनुवांशिक विविधता के लिए किया जाता है। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 73, हरित जलवायु फंड जिसको ग्रीन क्लाइमेट फंड कहता है बनाने का पहली बार किस सम्मेलन में संबोधन किया गया था? ऑप्शन ए है बाली इंडोनेशिया, कोपेनहेगन डेनमार्क, सी है कानकुन और डी है पेरिस समझौता। तो 73 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये मेरे ख्याल में कानकुन वाले में होना चाहिए, कानकुन ही राइट आंसर है, ठीक है। तो हरित जलवायु फंड ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने का पहली बार किस सम्मेलन में प्रयोग किया गया था? ये कानकुन मैक्सिको में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74, इसमें हम लोग देखेंगे वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए है 31.16, बी है 36.48, 42.61 और डी दिया है 49.20। मतलब नगरीय जनसंख्या आप टोटल ले लो, उसमें आपको देखना है कि महानगर जो हमारे यहाँ पर 3 ठो है, इन 3 महानगरों में किसमें 4 महानगर है, ठीक है, 4 महानगर है, तो उसमें जो जनसंख्या है वो कितना प्रतिशत होगा कुल नगरों की जनसंख्या का, ये क्वेश्चन है। ये थोड़ा नगरीकरण से क्वेश्चन दिया हुआ है ये, ठीक है। तो 74 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो 42.61% होगा, 42.61% होगा, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 75 है, क्या है देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों के उनके नगरीय जनसंख्या 2011 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, उसमें कूट दिया है, अवरोही क्रम में सजाना है, यानी कि घटते क्रम में सजाना है आपको। तो 75 का राइट आंसर क्या होगा वो देखो आप। सबसे पहले हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो नगरीय जनसंख्या है वो महाराष्ट्र में है यहाँ के अकॉर्डिंग। दूसरा हो जाएगा आपका, अवरोही क्रम बोला है ना, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका ये वाला उत्तर प्रदेश, फिर आपको तमिलनाडु मिल जाएगा और फिर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ के अकॉर्डिंग जो है यही आंसर होगा ए, 1 3 2 4। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। खेल और उनके जन्मदाता देश का गलत युग चुनना है आपको। ऑप्शन ए में है बिलियर्ड्स फ्रांस में हुआ था, कबड्डी भारत में हुआ है, शतरंज रूस में हुआ है और स्नूकर भारत में हुआ है। तो अगर इसका राइट आंसर आप बनाना चाहेंगे तो ये हो जाएगा शतरंज। शतरंज जो है रूस का देन नहीं है, शतरंज को माना जाता है कि भारत में ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। जिगर किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, बी है टेनिस, सी है शतरंज, डी है गोल्फ। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जिगर का उपयोग जो है गोल्फ में किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए है 8, बी है 6, सी है 4 और डी है 3। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 4 भूकंपीय क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है, ठीक है। 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। निम्नलिखित में कौन सा पहला राज्य है जिसने भारत में बाढ़ जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए एटलस जारी किया है? ठीक है, भारत में यहाँ पर जो छुपा हुआ शब्द है वो भारत है, ठीक है। तो भारत में बाढ़ जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए एक एटलस जारी किया है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है असम, सी है केरल और डी है बिहार। तो 79 का आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका असम, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये यहाँ पर जो है आपका एक एटलस जारी किया है उड़ीसा, क्या कहते हैं, असम राज्य ने। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। इसमें क्या है, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? ऑप्शन ए है अमर्त्य सेन, बी है मोहम्मद यूनुस, सी है एस चक्रवर्ती और डी है वेंकैया नायडू। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो ये है बांग्लादेश के जो अभी प्रधानमंत्री बने थे मोहम्मद यूनुस, उनकी बातें हो रही है, ठीक है। ये ये भी बहुत फेमस अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। इसको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। और 1976 में ग्रामीण बैंकों का जो विकास किया था इन्होंने ही किया था, ग्रामीण बैंकों का विकास, ओके। इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। ऑप्शन ए है विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, बी है परिवार की औसत आय के आधार पर, सी है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर और डी है देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। तो निर्धनता का स्तर किस तरीके से हम लोग आकलन करते हैं, ये यहाँ पर देखिए लिखा है ना, उपभोग और व्यय, इसी के आधार पर भारत में किया जाता है। परिवार के उपभोग और व्यय के आधार पर हम लोग निर्धनता की बात करते हैं। और इसका जो आकलन करता है वो कौन करता है? एनएसएस वो करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्या है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में रमन इफेक्ट के लिए पुरस्कार मिला था और ये ईयर था दोस्तों 1930। 1930 में सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में रमन इफेक्ट के लिए पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। अर्जुन पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य राशि
कितना दे दिया है ये 1000 है, 15 लाख दिया है। दूसरा है बी में पुरस्कार ओलंपिक एशियाई राष्ट्रमंडल खेल तथा क्रिकेट के खिलाड़ियों को दिया जाता है। फिर है सी में पुरस्कार स्वदेशी खेल विकलांग खिलाड़ियों को भी दिया जाता है। फिर है डी में पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? एक एक करके देखेंगे तो इस तरीके से ये राइट आंसर नहीं होगा। ये वाला आप यहाँ पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में आप उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे तो आपको अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। अधोलिखित में कौन सा एक विशेष शेष से भिन्न है? यूनिसेफ, IMF, WHO और सार्क। तो अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर सिर्फ IMF ऐसा है जो वित्त से संबंधित है ना, ये बैंक है, ओके, विश्व बैंक का भाग है। बाद बाकी जो है UNO का पार्ट है ना, ठीक है ये। और ये सब जो है नहीं, ये तो गलत बोल रहा हूँ मैं। यहाँ सार्क देखिए, सार्क यहाँ दिखाई दे रहा है, सार्क SAARC, ठीक है। तो ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये पार्ट है, और ये आपका इसमें इंडिया भी इसका पार्ट है। इसमें 7 कंट्री आते हैं। बाद बाकी IMF हो गया, यूनिसेफ हो गया, WHO हो गया, ये UNO का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? इंडिया दिया है क्या? इंडिया इसमें भाग नहीं लेता है दोस्तों, ठीक है, इंडिया इसमें भाग नहीं लेता है। आसियान जो बनाया गया था वो आपका 1967 में बनाया गया था, ओके, और 1967 में बनाया गया था। इसका जो आप हेडक्वार्टर समझेंगे तो बैंकॉक में रखा गया है, आसियान का बैंकॉक में। और इसमें टोटल अभी जो है 10 सदस्य हैं। कितना सदस्य देश हैं? 10 हैं। और उसमें क्या क्या आता है? इंडोनेशिया आता है, थाईलैंड आता है, ब्रुनई, लाओस, सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार और कंबोडिया। ये सभी जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 कौन है? 86 होगा ना। तो 86 है। यहाँ से 15 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो करंट अफेयर से संबंधित है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन से नियंत्रित है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 86, चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये अब कुछ लोग बोलेंगे कि नया क्वेश्चन डालिए। अरे भाई, यहाँ से क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेंगे ना, जो खेल है, जो महत्वपूर्ण खेल है वो ऐसे ही हुआ है। तो पारुल परमार और अमित सरोहा जो है आपका भारत के ध्वजवाहक थे चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में, पारुल परमार और अमित सरोहा। फिर है भारत में पहली बार टीलापिया पारवायरस है ना, TIPV किस राज्य में देखा गया? तो 87 का जो आंसर है वो होगा दोस्तों, वो तमिलनाडु होगा। ये हो जाएगा टीलापिया पारवोवायरस, ठीक है। TIPV अगर आपसे पूछा जाएगा तो तमिलनाडु ही होगा, टी से तमिलनाडु, ओके। तो चलिए ठीक है, एक ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो 88 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 2035 हो जाएगा। 2035 तक स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जैसे आपका नासा भी किया है, ओके। तो ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर्स आप यहाँ से नहीं देखना चाहते हैं मत देखिए, वो आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।